नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माथुर और राज्यसभा चुनाव हाल ही में राजस्थान में संपन्न हुए हैं। कांग्रेस के 3 प्रत्याशी हमने बतौर सांसद राज्यसभा में भेजे हैं और एक बीजेपी से घनश्याम तिवारी वहाँ गए हुए हैं। तो पिछला एक हफ्ता बड़ा गहमा गहमी का रहा राज्यसभा चुनाव को लेके और कई उतार चढ़ाव हुए और काफ़ी रोचक ये चुनाव रहा। मेरे साथ 2 सितारे हमारे बैठे हुए हैं, दैनिक भास्कर के दोनों साथी महेश शर्मा जी और अभयदीप शर्मा। बहुत सारी खबरें हुई इस दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर, बहुत सारे तरह तरह के हेडलाइन बने, बहुत रोचक फोटो आए। आपको याद होगा एक फोटो ऐसा था जिसमें संयम लोढ़ा उदयपुर में बाड़ेबंदी से बाहर आके मीडिया से बात करने के लिए कुछ तेज रफ्तार से चल रहे थे। इंटेलिजेंस वालों को लगा कि वो भाग न जाएं, कहीं जान चले ना जाएं, तो इंटेलिजेंस वाले उनके पीछे भागे और ये रोचक फोटो अखबार में कैप्चर हुआ, जिससे समझ में आया कि किस तरह से विधायकों को बांध कर रखने की एक रणनीति चल रही है। एक खबर जो काफी चर्चा में रही वो ये कि जब उदयपुर से सारे के सारे कांग्रेस के विधायक जब जयपुर आए और उनको लीला पैलेस में रोका गया, तो आप दोनों साथी हमारे वहां पर पहले ही जाकर ठहर गए और उन्होंने फिर जो कत्ल की रात एक तरह से कहते हैं, या जो सबसे महत्वपूर्ण जो रात थी क्योंकि अगले दिन वोटिंग होनी थी, तो उस रात को क्या घटा वो इन दोनों साथियों ने कवर किया और वो खबर काफ़ी चर्चा में रही। तो आज उसी पर वो कैसे वो खबर बनी, उस खबर के पीछे की कहानी, उसको हम आप सारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इन दोनों साथियों से बात करते हुए। तो आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले महेश आपसे कि ये तय कैसे हुआ कि आप वहाँ जाएंगे और ये खबर करेंगे? हम लोगों ने कैसे ये प्लान किया और फिर ये किस तरह से हम लोग पर पूरी स्ट्रेटजी क्या थी हमारी? सर, ये जहाँ हम बैठे हैं यही वो वार रूम है जिसमें ये सब डिसाइड हुआ। तो जैसा रूटीन में हम शाम की एक मीटिंग करते हैं उसमें तय होता है कि हम क्या करें। तो भास्कर के जितने भी कोर टीम के साथी थे तो उनके दिल में एक बेचैनी थी कि आज जो आखिरी जो रात है, तो जाहिर सी बात है कि ये मोटी मोटी बाहर जो बातें हो रही है वो तो सब जगह आनी ही है, लेकिन इस आखिरी रात के रोमांच को भास्कर चूँकि कवर करेगा तो उसका तरीका क्या होना चाहिए, पाठक क्या जानना चाहता है, उनके मन में कौन से ऐसे सवाल हैं जो सामने आने चाहिए। वो तभी पॉसिबल था कि जब हम होटल में उनके पास जाकर रूबरू उन चीज़ों को देखें और उस चीज़ों को बाहर लाएं कि वहाँ हो क्या रहा है। तो यही डिसाइड हो रहा था। कोई साथी कह रहा था कि ये करना ही चाहिए हमको। चैलेंज ये था कि वहाँ पर जाना और उस चीज़ को कवर करना। तो जैसे ही आप लोगों में से ही किसी ने कहा कि वाई नॉट अपन एक बार अपने को बुकिंग करा के तो देखनी चाहिए, तो अभय जी ने तुरंत ये बात हुई और अभय जी ने अपने उस पर खंगाला कि हाँ ये तो बुकिंग तो हो रही है। तो पहली चीज़ तो यही हमारी जीत थी कि बुकिंग हो रही है और हमने तुरंत बिना सोचे समझे हमने बुकिंग करा दी। और तो अभय, हमें तो ये लगा कि भाई जब इतने सारे विधायक रुके हुए हैं और बाड़े का नाम दिया जा रहा है तो बाहर से तो कोई व्यक्ति उसमें एंटर कर ही नहीं पाएगा, तो फिर कैसे ये हो पाया? इसके लिए जैसा अभी महेश जी ने बताया, हमने बुकिंग की। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इसके पहले एक बाड़ाबंदी पहले भी हुई थी राजस्थान में, तो उस बाड़ाबंदी के अंदर कांग्रेस की ही सरकार में होटल की बुकिंग बंद कर दी गई थी 1 घंटा पहले। तो हमारे पास ये चुनौती थी सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना कि किस समय विधायक होटल पहुंचने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा इस बार बुकिंग 1 घंटा पहले बंद हो जाए। तो इसलिए बिना समय गंवाए लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हमने बुकिंग कर दी और विधायकों का पहुंचने का जो समय था वो था लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने समय का पूरा मैनेजमेंट बिठाया और उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे, विधायकों के जब हम यहाँ से निकले और विधायकों के साथ में रास्ते में खोले के हनुमान मंदिर है, तो उधर हमको विधायकों की बस दिख गई। तो विधायकों की बस और पूरा कारकेड जा रहा था, आगे पेट्रोलिंग गाड़ी जा रही थी और उसके पीछे सरकार की 2 गाड़ियाँ थी। तो हमारे ड्राइवर ने समय का फ़ायदा उठाते हुए उसको बीच में एक मौका मिल गया, उस कारकेड के बीच में अपनी गाड़ी लगा दी। तो पूरी रोड पे जब हम चलते हुए जा रहे थे तो हमारी गाड़ी ऐसा नहीं लग रहा था कि अलग से गाड़ी है, वो ऐसा लग रहा था बिल्कुल, और वो उसी स्पीड पे गाड़ी चला रहा था जिस स्पीड पे कारकेड की गाड़ियाँ चल रही थी। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये कारकेड के साथ की ही गाड़ी है और विधायकों के साथ ही जा रही है और उसी के साथ साथ हम होटल तक पहुंच गए।
तो महेश, वहाँ जैसे ही आप पहुँचे तो हम तो कल्पना ये कर रहे हैं कि वहाँ पे पूरा किलेबंदी जैसी होगी, वो सारे पुलिस के लोग, इंटेलिजेंस के लोग होंगे और एक एक आदमी से पूछताछ की जा रही होगी। मुझे तो ये भी लगा कि आप लोगों के मोबाइल वगैरह वो सब भी चेक किए गए होंगे। आप जब वहाँ गए तो जाते ही होटल के बाहर क्या दृश्य था, फिर अंदर आप कैसे गए, फिर आप लोगों से क्या पूछताछ हुई, क्या कांग्रेस के विधायक और आप लोगों के जो रुकने के जो स्थान थे, कमरे थे, वो पास पास थे या कैसे क्या था? सर वो होता क्या है कि जब भी किसी पर एक गहन कोई उत्तरदायित्व तो आता है तो क्या है कि आपके भीतर से एक आवाज़ आती है कि आपको इस टास्क को करना है। तो जैसा अभय जी बता रहे थे कि ड्राइवर तक ये सोच रहा था कि हमको होटल में जाना है और इस मिशन को सक्सेस करना है। तो वो चीज़ तो दिमाग में उस दबाव के साथ हम गए तो थे ही कि मिशन को सक्सेसफुल होके निपटाना है। तो सर जैसे ही हम वहाँ एंट्री किए तो हमको लग रहा था कि ये बड़ा मुश्किल है इन लोगों के बीच में जाना, क्योंकि जितने लोग थे उससे ज़्यादा हमको खाकी वर्दी वहाँ दिख रही थी और होटल का स्टाफ का पूरा जो फोकस था वो एक डरा सहमा सा ऐसा था कि आज पूरी सरकार यहाँ पर है, तो सबका ध्यान उधर था। तो जैसे ही हमने एंट्री किया तो उनको पता लगा कि विधायक जो हैं उनको एक सेपरेट एक बिल्डिंग में रखा जा रहा है जिसमें होटल के 90 कमरे हैं। तो मैक्सिमम जो लोग थे उनको वहाँ रखा गया। हमारी जो बुकिंग हुई थी वो होटल के दूसरे हिस्से में थी और जब हमने जैसे ही एंट्री की वहाँ पर चेक इन किया तो हमने जैसे चूँकि हम एज ए टूरिस्ट वहाँ पर एंट्री हमने कराई थी तो हमने पूछा कि हम तो ये आज ये हो क्या रहा है होटल में। तो होटल वालों को पता था कि साथ ये विधायक लोग आए हुए हैं, तो हमने जिज्ञासावश पूछा कि हमको तो इनके कुछ ऑटोग्राफ्स वगैरह लेने हैं, तो हमको इनके बीच में जाना है, तो क्या आप लोग हमारी कुछ मदद कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि सर हम तो कोई मदद आपकी कर नहीं पाएंगे, ये आपका रिस्क है कि आपको किसी पर्टिकुलर का ऑटोग्राफ वगैरह लेना है, बातचीत करनी है, सेल्फी लेनी है, तो आप अपना देख लीजिए, हमारी तरफ से इसमें कोई मदद हो नहीं पाएगी। तो हम सबसे पहले यही हमारे लिए था कि हम अपने कमरे में गए और फिर सोचा कि आखिर जाएं कैसे। हमने एज ए टूरिस्ट हमने पूरी होटल को देखना एक शुरू किया, जैसा कि कोई टूरिस्ट जाता है होटल का, देखता है स्विमिंग पूल कहाँ है, यहाँ पर जिम एरिया कौन सा है, तो हम वैसे ही घूमने लगे। तो लग गया था कि अभी तो ये कम से कम हो नहीं पाएगा, यहाँ पर उनके बीच में जाना बड़ा मुश्किल था। जा रहे थे, पुलिस रोक रही थी, पूछ रहे थे आप यहाँ कैसे आ गए, लेकिन फिर भी दिमाग लड़ाते गए कि उनके बीच में जाना है। कुछ वेटर्स से हमने बात की, कुछ वहाँ पर जो रूम अटेंडेंट होते हैं उनसे हमने बात की, तो धीरे धीरे करके हम कुछ विधायकों के नज़दीक पहुँचने में कामयाब हो गए। दूसरा ये था कि मैं चूँकि रिपोर्टिंग यहाँ कर रहा हूँ तो कुछ विधायकों के लिए मेरा फेस उनके लिए एकदम नॉन था, तो मैंने डिसाइड किया, अभय जी ने कहा कि आपको मास्क लगा लेना चाहिए। और मुझे चूँकि बुकिंग इनके नाम से कराई थी, जो ग्वालियर, हमने इनके नाम से इसीलिए करवाई थी कि ये आप ये ग्वालियर के इनके लोकल कोई आइडेंटिटी। मैं दर्शकों को बता दूं कि अभय जी डेस्क पे हैं और इनका रिपोर्टिंग से ज़्यादा नाता नहीं है फिलहाल, लेकिन इसके बावजूद ये इसीलिए गए कि ये ग्वालियर के हैं और यहाँ के नेता विधायक इनको कम पहचानेंगे। महेश सीधे पॉलिटिकल रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, जो अभी जो ब्यूरो के जो लोग कर रहे हैं मेन स्ट्रीम में, तो इनको इसलिए भेजा कि लोकल कनेक्ट होना भी ज़रूरी है, उनके चेहरे जानने वाला व्यक्ति तो चाहिए कम से कम। तो ये हमारी स्ट्रेटजी। जी आगे बढ़ाइए। हाँ, तो फिर मैंने मास्क लगाया और मैंने टूरिस्ट की तरह एक लोकल शॉर्ट्स पहने और अभय जी अपनी रूटीन उसमें थे। तो हम धीरे धीरे उनके बीच में जाने में कामयाब हो गए। कुछ लोगों से हमने वैसे ही कैजुअली बात भी की। तो हम एक्ट पूरा ये था कि हम रूटीन यहाँ पर एक टूरिस्ट की तरह आए हैं और जिज्ञासावश कुछ चीज़ें जानबूझ रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा हमने वहाँ पर एंट्री करने की कोशिश की, जिसमें हमको सफलता मिली। भीतर से एक डर ज़रूर था कि अगर पहचान लिए गए तो सारा कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा, जिस टास्क के लिए हम आए हैं वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी अपनी जिस चीज़ के लिए गए थे उसकी गहमा गहमी उनके ऊपर ज़्यादा थी, तो वो ये सोच ही नहीं रहे थे कि जब इतनी पुलिस है यहाँ पर कौन लोग आएगा। तो विधायक और जो भी मंत्रीगण थे वो अपनी गहमा गहमी में व्यस्त थे। पुलिस को लग रहा था कि ये तो कोई सोच ही नहीं सकता ना कि इतनी पुलिस के बीच में कौन आएगा। तो इसलिए धीरे धीरे दोनों तरफ का जो वो चल रहा था, तो हम उसमें कम से कम इतना तो विजय हो गया कि उनके बीच हम चले गए और वहाँ हमने बैठना शुरू कर दिया। हम टूरिस्ट की तरह उनके बीच में जा रहे थे, हम सेल्फी ले रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो ये एक्ट हमारा सफल हो गया। तो आप जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोग बतौर पर्यटक वहाँ थे और उसी तरह से अपने आप को दिखा भी रहे थे। हम लोग जब रात को यहाँ पेज बना रहे थे तो हम लोगों ने पहले उसमें यही लिखा था कि पर्यटकों की तरह वहाँ ठहरे। जी। उसके बाद हमारे न्यूज़ रूम में ये बात आई कि हम तो वहाँ भले ही पर्यटकों की तरह ठहरे, लेकिन अंततः हम जर्नलिज्म करने गए हैं, तो हमने फिर उस लाइन को हटाया। हम
क्यों ये कहें कि पर्यटकों की तरह वहाँ गए हैं। हम जाहिर बात है वहाँ पर्यटक की तरह हम उनके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, लेकिन हमें ये डर नहीं है कि भाई कोई पहचान लेगा कर लेगा, इसलिए हम पर्यटन के लिए नहीं, हम जर्नलिज्म के लिए गए थे। तो हमने फिर अखबार में उस लाइन से हम बचे। तो अभयदीप, अब आगे आप ये बताइए कि जब आप उनके बीच में गए थे, विधायकों के बीच, जी। क्या चल रहा था वहाँ पे? क्योंकि हम यही सोच रहे थे कि भाई लास्ट मोमेंट, क्योंकि सब कुछ तय हो चुका था कि भाई वो उनके पक्ष में वोट देंगे, विधायक कांग्रेस के पक्ष में। तो जब सब कुछ तय हो गया है और सबसे बात हो गई है और सब कन्विंस्ड हैं और सब मतलब अलाइंड हैं, उसके बावजूद क्या वहाँ पे फिर भी बार्गेनिंग चल रही थी, या मोल भाव चल रहा था, या विधायक अपनी मांगे रख रहे थे, या फिर मंत्री वगैरह उनको कैसे समझा रहे थे, क्या था वो? देखिए सर, हमें भी पहले ये लग रहा था कि जब तक हम होटल पहुंचे नहीं थे कि सारे विधायक कन्विंस्ड हैं और सब कुछ है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तब हमको पता लगा कि उस रात तक सारे विधायक कन्विंस्ड नहीं थे, और वही वजह थी जिस वजह से सरकार ने उस होटल के अंदर वो बाड़ाबंदी उस रात की थी। उसका एग्जाम्पल बताऊंगा आपको विद प्रूफ कि सरकार के एक विधायक हैं बलजीत यादव, वो वहाँ पे मंत्री बीडी कल्ला से लगातार अपनी बात रख रहे थे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, और वो ये कह रहे थे कि मैं तो कब से कह रहा हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है, और बीडी कल्ला उनको आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे थे। अंत में जाके जब बीडी कल्ला के पास नोटिफिकेशन आया, उनके मोबाइल पे एक मैसेज आया, तब बीडी कल्ला एकदम से बोले, लो तुमने कहा था, देखो लिस्ट आ गई। अच्छा। अब उसके अंदर कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनका ट्रांसफ़र बलजीत यादव जी के द्वारा मांगा गया था, तो उन लोगों का ट्रांसफ़र हो गया। तो फिर वो बोले कि अरे ये तो इतना ही है, बाकी का क्या? तो उन्होंने कहा कि और थोड़ा समय रुक जाओ, सारे काम होंगे धीरे धीरे। फिर वहाँ पे कुछ एक और विधायक थे, उनका ये कहना था कि हमारे क्षेत्र के तो जो स्कूल हैं उन स्कूलों का उन्नयन ही नहीं हो रहा है। वो तरह तरह की मांगे रख रहे थे, और बीडी कल्ला उनको लगातार आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे थे। कुछ ऐसी हालत जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं धारीवाल जी, उनके साथ भी थी। वो भी इसी तरीके की बातें कर रहे थे अपने विधायकों से। तो हमने ये देखा कि वहाँ पे विधायकों के मन में एक असंतोष का माहौल है। ऐसा एक भी विधायक नहीं था, चाहे वो निर्दलीय हों या फिर सरकार के खुद के विधायक, वो तक इस बात को रख रहे थे कि उनके, हमको ये सामने साफ तस्वीर दिखाई दे रही थी, क्योंकि हम तो वहाँ बैठे थे और हमारे केवल कान सुन रहे थे। ये हमने तय करके चले थे कि हमको केवल सुनना है वहाँ, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो जब हमने वो सुना, और फिर राजेंद्र गुड़ा जो कि बसपा से आकर के कांग्रेस में बैठे हैं, फिर जब उनकी बात हमने देखी तो वो पहले विधायकों के अपने साथ के जो उनके समर्थक विधायक हैं जो बसपा से आए थे, वो उनके साथ बैठे हुए थे। बाद में सरकार के एक वरिष्ठ नेता उनको साथ में लेकर के पूल एरिया में लेके गए ताकि वो अकेले बात करें, क्योंकि अगर सामूहिक रूप से चर्चा होगी तो बाकी के विधायक भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो उनको लेकर के पूल एरिया में ले जाया गया, और वहाँ पर कुछ पुलिस के लोग खड़े हो गए जो ये देख रहे थे कि और कोई वहाँ ना जा पाए, और साथ में कुछ उन वरिष्ठ नेता के कांग्रेस के कुछ समर्थक थे, वो साइड में खड़े हुए थे, वो अलग निगाह रख रहे थे कि कोई भी आदमी वहाँ पे एंटर नहीं होना चाहिए। लेकिन महेश जी और मैं वहाँ भी घुस गए पीछे की तरफ से जा करके, हमको पूरी उनकी बातचीत सुनाई आ रही थी, और वहाँ हमने रिकॉर्डिंग भी ऑन कुछ कर ली हमने उसके लिए कि ताकि रिकॉर्डिंग भी ऑन की, सब किया। तो वहाँ जा करके हमने ये देखा कि राजेंद्र गुड़ा जो हैं वो तो मतलब इस लेवल पे बात कर रहे हैं कि मैं इसके पहले जहाँ था आज भी वही हूँ, सरकार का हिस्सा हूँ, तो भी मेरे कोई काम नहीं हो रहे, मेरे समर्थकों के कोई काम नहीं हो रहे, मेरे क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा, इस तरीके की बातें चल रही थी। तब तो फिर ये ज्यादातर जो मांगे बता रहे थे हमें ये चाहिए वो चाहिए, उसमें ज्यादातर व्यक्तिगत मांगे थी या उनके क्षेत्र की जनता की आम मांगे? ये व्यक्तिगत मांगे। किसी ने ये बोला कि मेरे एरिया में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, हालांकि आपने बोला कि स्कूलों के क्रमोन्नत करने का एक कुछ एक आध बात आई थी, उसमें भी ये था कि मेरे एरिया की जो स्कूल है वो 8 दिन तक 80 के बाद से उसके हालात ऐसे ही हैं। ये एक आवाज़ हमको ऐसी सुनाई थी जो फिर भी एक सोसाइटी की एक मांग लग रही थी। अदरवाइज ज़्यादातर जो मांगे वहाँ पर हम सुन रहे थे वो ट्रांसफ़र्स की थी। किसी का कोई एसएचओ नहीं सुन रहा है, मान लो किसी
को अपना कोई एसडीएम वहाँ पर लगाना है, किसने ऑलरेडी जो डिमांडें दे रखी है वो पूरी नहीं हो रही। तो ज़्यादातर जो बातें जो निकल के आ रही थी वो व्यक्तिगत उनकी बातें थी जो पूरी नहीं कर रही है सरकार। तो मतलब आम जनता को जो लगता है कि मैंने चुन के किसी जनप्रतिनिधि को भेजा है जी। और वो मेरे मेरे मुद्दों पे बात करेगा, तो ये एक तरह का ट्रेलर है कि वो किस तरह से सरकार से मांग करते होंगे, क्या वाकई मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं या व्यक्तिगत अपने काम करवा रहे हैं। विधायकों के साथ समस्या सबसे बड़ी ये थी कि उनकी छत्रप होने की छवि टूट रही है सरकार के साथ होने से। तो वो ये चाह रहे थे कि कैसे भी करके यहाँ पर हम कोई भी बात कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मैसेज ये जाना चाहिए कि जो भी काम है, जैसा भी है, जो भी हो रहा है वो हम करा रहे हैं, तो वही छत्रप का रोल होता है। लेकिन यहाँ पे समस्या ये थी कि उनके अभी इस छत्रप वाले रोल को इस सरकार में चुनौती मिल रही है, तो वहाँ पर पूरी तरीके से संतुष्ट हो पाए नहीं हो पाए। भले ही कांग्रेस चुनाव जीत गई राज्यसभा का, अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने में कामयाब रही, लेकिन अभी भी असंतोष के भाव विधायकों के अंदर है। अच्छा, यही वो कारण था अभयदीप जी जो अपने को वहाँ लगा कि ये बाड़ाबंदी निहायत ही जरूरी गहलोत सरकार के लिए। बिल्कुल। अदरवाइज चूंकि ये विधायक अपनी मांगों को लेकर ही अंदर इतना कसमसा रहे हैं कि किसी भी प्रलोभन के तहत ये जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये गहलोत साहब की पूरी स्ट्रेटेजी थी कि इनको बांध के रखा जाए। अदरवाइज ये जब सरकार के चूंकि 4 साल होने को आए हैं तो ये किसी भी प्रलोभन में जा सकते हैं। तो हमको ये लगा कि ये बाड़ाबंदी सरकार के लिहाज से बेहद जरूरी थी। ये 5 सितारा होटलों में रुक रहे हैं, चार्टर प्लेन इस तरह से टैक्सी की तरह, ओला टैक्सी की तरह यहाँ से वहाँ से यहाँ जा रहा था। इस पे आम आदमी को बड़ी कोफ्त होती है कि यार देखिए किस तरह की लग्जरी और सब। फिर ये भी अपन ने एक सवाल उठाया कि जब आम जो चुनाव होते हैं विधानसभा लोकसभा के, तो एक आचार संहिता नाम की एक चीज़ होती है कि भाई मतदाता को अगर आप कोई प्रलोभन देते हैं तो आप आचार संहिता की उल्लंघन के उसमें आ सकते हैं और आप पर कार्रवाई हो सकती है। एक एक चीज़ का हिसाब किताब देना पड़ता है। चाय का एक कप भी आपने पिलाया है किसी को, चाय भी, तो उसका भी हिसाब देना पड़ता है। इसमें कोई आचार संहिता लागू नहीं, कुछ नहीं। तो ये 5 सितारा होटल में आपने क्या देखा, किस तरह की लग्जरी के बीच ये लोग वाकई आनंद भी ले रहे थे कि तनाव में थे उस पूरी सुविधा का? आनंद की बात तो ये है कि कुछ विधायक तो अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। अच्छा। तो जब परिवार के साथ पहुंचे हैं तो तनाव कैसा? इसका मतलब उनके लिए ये दोनों चीज़ों का अवसर था। एक तो आउटिंग भी हो जाएगी फैमिली की, और दूसरा जो पार्टी का काम है वो तो है ही है। और एक हमको ये दिखा कि विधायक या नेता इन चीज़ों के लिए पहले से तैयार होते हैं। उनको ये पता होता है कि हमको बार्गेनिंग कैसे करनी है, किस पॉइंट पे जाकर के हमको सरकार को क्या बात कहनी है। उसके पहले वो ना कभी उस चीज़ों को बोलते हैं, ना उन चीज़ों के बारे में कभी चर्चा होती है। लेकिन जिस समय ऐसा आता है कि कोई संकट का काल आ गया, जैसे राज्यसभा का चुनाव आ गया या लोकसभा का चुनाव हो, तो वो उसी पॉइंट पे जाकर के अपनी बातों को, अपनी मुद्दों को उस तरीके से उठाते हैं जैसे वो कभी बाकी के सालों में कभी नहीं बोलते। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही देखने को मिला हमको कि आराम से विधायक जब भी वैसे घूम रहे थे, आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे कोई सरकार का सीनियर मंत्री आया या सरकार का कोई सीनियर प्रतिनिधि आया, प्रदेश अध्यक्ष आए, गोविंद सिंह डोटासरा आ गए जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तो जैसे ही वो आए तो उन्होंने शिकायतें करनी शुरू कर दी। और वो जब नहीं है कोई वरिष्ठ नेता तो वो आपस में बड़े आराम से एक दूसरे से बात। कमाल की बात ये है कि सर वो इसकी गोदान एक महाकाव्य है, तो उसका एक पात्र है गोबर। तो वो कहता है कि जिस पाँव के नीचे गर्दन दबी रहती है तो उसको सिर्फ सहलाया जाता है। तो जैसे ही विधायक, इससे पहले तो गुटों में हमको हमारे कारों तक जो आवाज़ें पूछ रही थी वो थी कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। और जैसे ही बड़े नेता जब आते तो बड़े नेताओं के सामने अपनी बात रखते तो बड़े नेता उनको ऐसे पुचकार रहे थे कि जैसे हाँ बिल्कुल आपकी सारी मांगे मान ली जाएंगी। तो एक्ट पूरा ऐसा चल रहा था। माहिर राजनीति के जो माहिर खिलाड़ी, वो एक्टिंग के भी बड़े माहिर खिलाड़ी लगे हमको वहाँ। हर बड़े नेता का काम ये था कि असंतुष्टों को एकदम सुनना है, उनकी बात को ये उनको आश्वस्त करना है कि आपकी मांगे हम पूरी ही करेंगे। देखने की बात ये कि उस दिन तो खूब लाड कर रहे थे इनके, और अब जब सब कुछ हो गया है तो मुझे ये भी लगता है कि जो मंत्रियों का जो ईगो होता है और एक सरकार का ईगो होता है, वो शायद अब उनको ये एहसास कराएगा कि हम हमारे साथ हमें कितना ब्लैकमेल टाइप किया गया है। तो अब ये इनमें से कितने विधायकों के लिए ये रिवर्स इफेक्ट भी होगा, ये भी देखने की चीज़ होगी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो इस तरह की जो जर्नलिज्म है कि
आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे रोक टोक है और इस तरह की बाड़ेबंदी है, बाड़ेबंदी के अलावा किलाबंदी जैसा है, वहाँ इंटरनेट भी बंद था, आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई जब आप किस तरह से अपनी खबरें भेज रहे थे, फोटोग्राफ्स भेज रहे थे? इंटरनेट शायद बंद करवा दिया गया था। सर ये हमने जाते ही ये डिसाइड कर लिया था कि अगर हम पकड़े जाते हैं वहाँ पर तो सबसे पहले ये लोग हमारा मोबाइल छीनेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि हमने कौन सी तो फोटोज़ है हमने ली है यहाँ पर, कौन सी बातें रिकॉर्ड की है। तो ये बात हमारे जहन में थी, एक बेसिक जर्नलिज्म का एक रूल था। तो हमने क्या किया सर, 8 बजे तक कुछ फोटोग्राफ्स हमने वहाँ पर लिए एज ए टूरिस्ट बनकर, वो हम ऑफिस में भेज चुके थे। और जिस बात का डर था हुआ भी यही कि 8 बजे बाद वहाँ पर नेट ऑलमोस्ट वहाँ बंद कर दिया गया सर, तो बात हो नहीं रही थी वहाँ पर। तो दूसरा हमने इसके लिए फिर किया कि ऑफिस में फ़ोन लगाया कि हमारे साथ अब ये परेशानी है कि हम आपको कुछ फ़ोटोज़ नहीं भेज पाएंगे क्योंकि पूरे कुकस एरिया का नेट बंद कर दिया गया। तो हमने फिर एक एक शब्द यहाँ पर लिखवाना शुरू किया सर। तो एक एक चीज़, ये जो जितनी भी हमने चीज़ें कवर की थी हमने फ़ोन करके बात करके साथियों को ऑफिस में लिखवाई। तो अच्छा, आप जब इतना इस ऑपरेशन में थे, आप, मैं इसको ऑपरेशन ही बोलूँगा जी। क्योंकि ये एक हाँ, ये निश्चित ये बड़ा दुस्साहस था, एक ये हाँ अटैम्प्ट बड़ा था जो आज हमको जितना मुश्किल लग रहा था, तो वो वहाँ पर माहौल देख के लगा भी कि हमारा एक बड़ा अटैम्प्ट है ये इन लोगों के तो बीच में। जब आप ये सारी चीज़ें वहाँ देख रहे थे, कैप्चर कर रहे थे और आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, वही महत्वपूर्ण था। तो पुलिस वालों ने, इंटेलिजेंस वालों ने, मेरे को लगता है सैकड़ों की तादाद में वहाँ वो लोग थे, हम्म। किसी ने नोटिस नहीं किया कि आप लोग इस तरह से कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल किया। और उसका मतलब आप ये समझिए कि ह्यूमन जो आइज़ हैं उनके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी हमारे को वॉच कर रही थी। सीसीटीवी लगे हुए थे और इंटेलिजेंस के लोग सिविल ड्रेस में थे और जो जीडी की फोर्स है वो लगी हुई थी वहाँ पे। और जैसा अभी महेश जी ने बताया, तो जैसा हमें दिखाई दिया कि जैसे 126 विधायक थे तो कम से कम 4 गुना तो वहाँ पे जीडी की पुलिस जो थी वो लगी हुई थी। अब उस सब के बीच जैसे हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी फ़ोटो खींचना, क्योंकि वहाँ पर हम 2 लोग एज ए टूरिस्ट अपने आप को शो कर रहे थे लोगों के सामने। अब वहाँ जो पार्टी के सीनियर लीडर्स आए या उनके बीच में ग्रुप में जो बातें हो रही हैं वो सब हो रहा है, उसकी फ़ोटो कैप्चर करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। वो इसलिए क्योंकि एक तो हम अपनी सेल्फी लेते हैं और एक हम दूसरे का फ़ोटो ले रहे हैं। तो जब वो ग्रुप में चर्चा करता है और जिस जगह आपको मालूम है कि पूरी की पूरी सरकार की ताकत लगी हुई है कि उस जगह पे परिंदा भी पर न मार पाए, उस जगह हमने फ़ोटो कैसे लिए बचते बचाते, किस तरीके से हाथ को छुपाते हुए, क्योंकि अगर हमारे कैमरे का किसी को हमारे मोबाइल के स्क्रीन का जरा सा भी अंश दिख जाता तो वहीं के वहीं हमारे उसमें व्यवधान आ जाता। हमारी रिपोर्टिंग भी वहाँ हम खबर फाइल नहीं कर पाते, ना हम फ़ोटो सेंड कर पाते। जैसे इंटरनेट, तो हमने 8 बजे जब फ़ोटो सेंड करने की कोशिश की मैंने खुद ने अपने मोबाइल से, तो उस समय सरकार ने वहाँ पे नेट बंद नहीं किया था लेकिन नेट स्लो करना शुरू कर दिया था। तो जब मैं वहाँ फ़ोटो अपलोड कर रहा था ऑफिस भेजने के लिए व्हाट्सएप के थ्रू, तो वहाँ मेरी फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही थी। फिर हमको वहाँ से निकल करके वापस हम एक अपनी जगह थी वो हमारी हमने तय कर ली थी, सीक्रेट स्थान था, उस जगह पे गए तो वहाँ पे हमारा थोड़ा नेट आ रहा था। तो वहाँ पे फिर हमने फ़ोटो अपलोड की और वो फ़ोटो अपलोड करने के बाद जैसे ही हमने बाद में दोबारा कुछ फ़ोटो लेकर के और अपलोड करना चाहा तो फिर हमारी फ़ोटो अपलोड नहीं हुई, क्योंकि तब तक सरकार वहाँ पे पूरे कुकस के एरिया में नेट बंद कर चुकी थी। फिर हमारे को थोड़ा समय एक हमने पूल का रास्ता था, पूल के थ्रू हमें एक बैकडोर मिला था जिसके थ्रू हम एंटर हुए थे विधायकों के उस पूरे क्षेत्र के अंदर, प्रांगण के अंदर जहाँ पे उनको रुकवाया गया था। तो वहाँ फिर हम दोबारा जब एंटर हुए तो कुछ लोगों को हमारे ऊपर डाउट हो गया वहाँ। अच्छा। हाँ, अब डाउट हुआ तो अब क्योंकि वहाँ क्या है कि एक शादी किसी के घर में थी तो वो फैमिली के लोग भी कुछ थे, तो धीरे धीरे करके मतलब उस समय बज गए थे 11 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो 11 बजे के आसपास वो फैमिली के लोग जो शादी वाले थे वो सब इधर उधर होने शुरू हुए, तो वो गए। तो अब उसके बाद हम 2 लोग बचे। अब चुनौती ये थी कि महेश जी और मैं यही चर्चा कर रहे थे उस स्पॉट पे कि अब शादी वाले लोग चले। उस समय तक शायद ऐसा था कि शादी वाले समझ रहे थे ये कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस वाले समझ रहे थे कि ये शादी वाले बाराती घराती।
तो अब उस समय फिर जब हम 2 लोग बचे तो हमारे बीच चर्चा हुई, तो हमने कहा कि देखिए कांग्रेस के लोग पिछले 9 दिन से एक साथ थे उदयपुर में, तो वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और उनके जो जो समर्थक उस समय वहाँ, उनके पीए या समर्थक जो भी थे, वो भी सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन हम 2 लोगों को वहाँ पे कोई नहीं जानता। तो ऐसी सिचुएशन में अपने ऊपर डाउट होना स्वाभाविक बात है। उनको ये लगेगा कि ये कौन, लेकिन हमारे साथ अच्छा ये था कि हमारे पास रूम की बुकिंग थी, तो ये तो हम कह सकते थे। लेकिन उस नाते अगर वो हमको बाहर करते थे कि आप अपने एरिया में जाइए, आप यहाँ पे मत रहिए, तो हम उनको कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन इसी बीच, चर्चा के बीच, हम जब वहाँ पे थोड़ा सा और एक देखने का कोशिश कर रहे थे कि और क्या कुछ हो और रहा ले है, लें, कुछ और तो इतने प्राप्त कर में लें। वहाँ हमने देखा कि एक एसपी रैंक का अफसर, उसके साथ कुछ एक पुलिस के जवान भी थे। तो धीरे धीरे उन्होंने हमारा घेरा टाइट करना शुरू किया, अच्छा। और कुछ कांग्रेस के समर्थक थे, वो भी हमको बहुत देर से देख रहे थे, तो वो भी हमारे पीछे हो लिए वहाँ से। तो फिर महेश जी ने और मैंने चर्चा की कि अब इनको डॉज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उस समय तक हमने, क्योंकि खबर फाइल नहीं की थी, फोटो तो भेज चुके थे, अच्छा। तो अब हमको ये था कि चलो अब अगर पकड़े भी गए तो कम से कम फोटो तो प्रकाशित हो ही जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर एक ये बहुत उस समय जज्बा काम कर रहा था, बहुत तीव्रता के साथ, कि खबर तो देनी ही है, क्योंकि जो हमने वहाँ पे लोगों से सुना, विधायकों से जो उनकी बातचीत थी और सब था, तो हमें खुद को ये था कि हमारे पाठकों को पता तो लगे कि कम से कम उनके प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि किस तरीके की बातें करते हैं। अच्छा अभयदीप जी, इस दौरान अपन ने जो नोट की कि जो तीनों जो प्रत्याशी थे वो भी इस बात का पूरा एक्ट कर रहे थे कि जो लोग के मन में, अगर विधायकों के मन में कोई संदेह है कि किसी और को वोट दे दे, तो उनको डराने के काम भी बड़े अच्छे से चल रहे थे। सुरजेवाला का वो सेंटेंस हाँ, जो था कि साहब मेरे चप्पे चप्पे पर मेरे लोग हैं, हाँ काम कर रहे हैं। तो पर वो कहते हैं कि सर, वो एक पिक्चर का डायलॉग है कि जब आप किसी काम को शिद्दत से करना चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको लगवाने। तो हमने ये सोच लिया था कि देखो काम तो हमको करना है, किससे हमारे पास हो चुके हैं, कुछ फोटोज हमने प्राप्त कर ली है, तो कहानी तो हम देंगे। अच्छा, इन बिटवीन जैसे ही हमने कहानियाँ लिखवा दी तो फिर एक मैसेज आप लोगों के आया कि अब होटल छोड़ने का समय आ गया वो है। इसलिए कि हाँ। हमें लगा यहाँ रहते हुए कि सुबह जैसे ही वो हेड, अभी तो हो सकता है कि आप सरवाइव कर ले उस सारे जी। सुरक्षा घेरे के बावजूद, लेकिन सुबह जब हेडलाइन सबके हाथ में आएगा, और क्योंकि हम पूरी ताकत से ये लिखने वाले थे बुलंदी के साथ कि हमारे 2 रिपोर्टर जो वहीं पर होटल में ठहर कर उन्होंने ऐसा किया, और आपके फोटो भी लगाने जा रहे थे, लगे भी थे। तो हमें लगा कि सुबह सुबह जब वो हेडलाइन और उसके साथ आपका फोटो और रूम नंबर तक लिखा था हमने, आपको ध्यान होगा खबर में, जब वो देखेंगे तो सुबह तब जाके वो थोड़ा सा विचलित होंगे और हो सकता है वो आप तक पहुंचने की कोशिश करें। तो हमारी बात हुई थी कि अब आप निकल जाइए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो था वो पूरा हो गया। अच्छा, जब आप निकल रहे थे तो आपको रोका नहीं गया दरवाजे पे, क्योंकि थोड़ा अनयूजुअल है ना कि 3 बजे आदमी कैसे चेकआउट कर रहे हैं। सर, वो जैसे ही यहाँ ऑफिस से मैसेज मिला कि अब आप लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए, तो अभय जी का सेंस बड़ा जोरदार काम किया कि निकले कैसे। सबसे पहले तो हम कहेंगे क्या कि हम होटल से क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि हमने एंट्री भी शाम को तकरीबन 4 बजे अपन घुसे थे होटल में। तब इन्होंने एक सोचा आइडिया कि हमारी तो साहब कॉन्फ्रेंस है यूके यूएसए में, और चूंकि वहाँ दिन हो रहा है तो हमको एक वीसी करनी थी, और आपने बिना किसी सूचना के यहाँ पर नेट बंद कर दिया। तो ये हमारा पास एक सबसे बड़ा हथियार था जो होटल को चेकआउट करने का। तो ये जैसे ही हमने बात कही तो होटल वालों को लगा कि ये तो हमारी एक बड़ी बेइज्जती सी हो जाएगी, टूरिस्ट हमारे यहाँ से जा रहा है। तो उन्होंने हमको कुछ प्रलोभन भी देना शुरू किया कि सर ये तो चूंकि सरकार का काम था, हमें भी सूचना नहीं दी गई थी, तो आप प्लीज़ रुक जाइए अगर कोई होता जैसे। लेकिन हमने उनके ऊपर थोड़ी चढ़ाई की कि नहीं हमको तो जाना है, हमारे लिए तो ये काफ़ी ड्यूटी का टाइम है हमारा। तो वहाँ से हम होटल वालों को तो इसलिए कन्वेंस किया, ऑफिस से चूँकि हमने गाड़ी मंगवाई। उसके बाद फिर एक दिलचस्प नज़ारा ये हुआ कि हम जैसे ही वहाँ से निकलने लगे तो पुलिस ने हमको वापस घेर लिया वहाँ पर। उसके पहले एक घटनाक्रम और हुआ कि जैसे ही हम होटल के रिसेप्शन पे ये सब बोल के कि हमारी वीसी है और हमारा पूरा काम खराब हो गया, तो जैसे ही हम बाहर निकल के आए तो वहाँ पर तुरंत पीछे से जो रिसेप्शन के बाहर ही वहाँ पे कुछ उनके गार्ड्स खड़े होते हैं होटल वालों के, तो होटल वालों के गार्ड, जो होटल वालों के गार्ड थे, उनके पास पुलिस के कुछ लोग आए, वो शायद सीआई रैंक के थे। वो लोग आए, उन्होंने उनसे पूछा कि ये लोग कौन है, कहाँ जा रहे हैं। तो गार्ड ने कहा साहब गेस्ट थे। अच्छा, तो उनमें से एक आदमी अंदर गया तुरंत रिसेप्शन की तरफ,
वहाँ जा कर के पहले उसने कंफर्म किया, फिर उसने इशारा किया गेट वालों को, जो गेट पे पुलिस के गार्ड्स थे, क्योंकि रात के समय पूरे होटल को पुलिस ने अपने अधीन कर लिया था। वहाँ पे कोई भी आदमी ना तो अंदर जा सकता था ना बाहर जा सकता था। तो जब हमारी गाड़ी, फिर हम गाड़ी में बैठे और जैसे ही हमारी गाड़ी गेट तक पहुँची, इतने में पीछे से वो जो एक सीआई रैंक का ऑफिसर था जिसने वहाँ पे गेट पे इशारा किया, रिसेप्शन पे पूछ करके, फिर वहाँ पे उन लोगों ने पूरी हमारी गाड़ी को, ड्राइवर को रोका, और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग बहुत तनाव में नहीं, हैं। उनको ये पूरा लग रहा था कि हम किसी विधायक को तो लेके नहीं जा रहे। विधायक को तो लेके नहीं जा रहे। होटल में जब एंट्री करते हैं तब तो डिक्कियां खोलकर देखने का एक रिवाज है होटल में, लेकिन जब आप चेकआउट करते हो तब अमूमन कोई डिक्कियां खोल के नहीं देखी जाती। वो ये होता है भाई आप चेकआउट कर रहे हो। तो पुलिस ने हमारी पूरी डिक्की चेक की, हमसे पूछताछ फिर वहाँ पर हुई कि आप क्यों जा रहे हैं, तो फिर हमने वही बात कही कि हाँ नेट बंद कर दिया। और तो उस लिहाज से हम निकले। और इससे पहले हमारी जब गाड़ी हमको लेने आई तो हमारी यही पूछताछ हमारे ड्राइवर से की गई। ड्राइवर को पूछा गया कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, लेकिन चूंकि वो भास्कर के साथ एसोसिएट हैं तो उनको पता है कि कम से कम ये आइडेंटिटी तो नहीं बतानी है कि हम भास्कर से हैं, हमारे लोग वहाँ पर ठहरे हुए। उसने भी कहा साहब हमारे कुछ गेस्ट हैं, उनको निकलना था, इसलिए मैं वापस आया। तो फाइनली काम संपन्न हो गया और आप बाहर निकल रहे थे। तो जैसा आपने कहा कि वो ये चेक कर रहे थे कोई विधायक को तो लेकर नहीं जा रहे। नहीं। तो आप जिस तरह से ये कर पाए और आपने बड़े जज्बे के साथ ये खबर करी, आप गए, तो लग तो ऐसा रहा है कि भाई इन्होंने तो सुरक्षा के लिए सब कुछ, अपने सारे संसाधन झोंक दिए, उसके बावजूद दो रिपोर्टर अंदर चले जाते हैं और स्टोरी कर लेते हैं, फिर रात को ही बाहर भी आ जाते हैं। तो इससे तो ये लग रहा है कि इनकी व्यवस्था कमजोर थी। सुभाष चंद्रा लेके जा सकते थे किसी विधायक को। हाँ, अगर सुभाष चंद्रा ने अगर इस तरीके का दिमाग अप्लाई किया होता तो डेफिनेटली वहाँ वो पहुँच सकते थे। लेकिन ये एक अटेम्प्ट था, ये चूंकि ये तो जर्नलिज्म की है कि खुशबूती से जो हम वहाँ थोड़ा बिखेर पाए। तो अगले दिन क्योंकि वोटिंग होनी थी तो आपने इसकी प्रतिक्रिया किसी रूप में देखी? मतलब कि वोटिंग पे के दौरान जो सब कुछ हुआ उसमें आपको लगा कि हमारा जो कवरेज था या हमारी जो खबर थी उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, उसका कोई असर देखने को मिल रहा है? दूसरा, किसी नेता ने आपको कोई प्रतिक्रिया दी अगले दिन की यार आपने क्या किया, कैसे किया? हाँ, डेफिनेटली वो तो कुछ एमएलएस के सुबह फ़ोन आए, तो वो चूँकि जो जानते थे, जिनसे रेगुलर बात होती रहती थी, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग वहाँ कहाँ थे, कैसे थे वहाँ पर। तो उनकी भी जिज्ञासा ये थी कि हम तो ये सोच रहे थे कि हमको न तो कोई देख रहा है न कोई सुन रहा है, और वहाँ मीडिया आता है, फ़ोटोज़ लेता है, कवरेज करता है, और वो चले गए। तो उनके लिए भी ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि आखिर ये हुआ कैसे। तो वो हमने बताया कि ये चूंकि भास्कर करता है ऐसा और करता रहा है, आप अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे, और निश्चित ही हमको वो सब नहीं करना था जिसके लिए आपकी भाड़ाबंदी थी। चंद्रा वाला कोई काम हमको नहीं करना था, हमको सिर्फ रिपोर्टिंग करनी थी। तो यही चीज़ हमने उनको कही। तो ये एक अच्छा अप्रिसिएशन उन लोगों की तरफ से भी मिला कि देखिए जो आप लोगों ने किया ये वाकई रिमार्केबल था कि हमारे बीच में से आकर हमारी सूचनाएं जो देखे गए, तो वो हमारे लिए एक जर्नलिज्म का एक फील गुड जरूर रहा। तो अभयदीप, जिस तरह से अभी मीडिया के बारे में तरह तरह की धारणाएं, तरह तरह के नैरेटिव हमारे देश में हो रहे हैं, ऐसे में इस तरह की जर्नलिज्म आपने की और एक उसको नोटिस किया गया, आपको जो हमारे ऐसे लोग जो देख रहे हैं, जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं, जो नए जो पत्रकार आ रहे हैं या जो ऑलरेडी मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि आपके इस अनुभव का टेक अवे क्या है आपके लिए? आपने क्या ऐसा समझा, सीखा या लगा कि भाई ये जर्नलिज्म कितनी सार्थक है? जर्नलिज्म की सार्थकता ही इसी में है, क्योंकि जो सरकार या इस तरीके के जो भी संस्थान हैं वो जो बताना चाहते हैं वो अगर आपने प्रकाशित किया तो वो जर्नलिज्म नहीं, वो पीआरशिप है। जर्नलिज्म तो वो है कि जो वो संस्थान बताना नहीं चाहते, छुपा रहे हैं, आंकड़े या जानकारी या नॉलेज या पर्दे के पीछे की वो कहानी जो सामने आना चाहिए, जब आप वो लेकर के आते हैं तो जर्नलिज्म तो तभी आती है। तो पीआरशिप और जर्नलिज्म में पहली बात तो जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी ये देखना पड़ेगा कि इसमें डिफरेंस कितना बड़ा है। तो जब हम इस चीज़ को इस एंगल से देखना शुरू कर देते हैं तो खबर के लिए हमारी दृष्टि वहीं से तय हो जाती है कि हमें इस चीज़ पर फोकस करना है। और इसमें भी हमने यही किया। जो हमारा पहला सवाल था कि ये तय कैसे हुआ, वो तय जब होता है वहीं पे स्टोरी की लाइन तय हो जाती है कि हमें जर्नलिज्म में, वरना और जैसे अखबार थे या जो भी मीडिया के हाउसेस थे, उन्होंने दिया कि आज राज्यसभा की वोटिंग और
ऐसे ऐसे वोट डलेंगे। ये तो पिछले 10 दिन से 12 दिन से प्रकाशित हो ही रहा था या चैनलों के ऊपर आ ही रहा था। तो हमने, भास्कर ने ये सोचा कि अब इसमें आगे की चीज़ क्या लेके आनी है जिसमें जर्नलिज्म परिलक्षित हो। बिल्कुल। तो ये वो जब किसी चीज़ भी हुई, जगह का मैं कहूँगा एक न्यूज़पेपर का जो माहौल होता है कि एक बेचैनी जो हमारे भीतर होती है कि कुछ करना है, कुछ नया निकालना है, ये तो सबको पता ही है। तो ये जो बातें जब होती है तो सर कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग टीम भी भीतर से सोचती है कि मुझे कुछ करना है। तो ये कल्चर होता है बेसिकली। दूसरा क्या होता है कि कुछ काम आपको खुद को बड़ा अच्छा लगता है, ये जो करने के बाद की जो तृप्ति है ये मतलब बयान नहीं की जा सकती। बहुत सारी बातें हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि सुबह जब मैंने वो अखबार देखा, जब लोगों की प्रतिक्रिया हम तक आई, तो खुद को इतना अच्छा लगता है कि हाँ हमने कुछ ऐसा किया है जो हमारे पाठक एक्चुअल में जानना चाह रहे थे। 10 दिन की बाड़ाबंदी हो रही है, होटलों में हो क्या रहा है, सबसे बड़ी बात है होटलों में होता क्या है, वो चीज़ हम निकाल के लाए। उनकी उस पूरी घेराबंदी के बीच में जाना, तो ये खुद के लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग और एक सुकून देने वाला होता है कि हाँ ये आपने कर लिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया महेश जी और अभयदीप। और उम्मीद है कि आप भास्कर के पाठकों को और लोगों को इस तरह की जर्नलिज्म का और आगे अनुभव देते रहेंगे। और इस तरह से जो आप अभयदीप जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जो छुपाया जा रहा है या जो पर्दे के पीछे हो रहा है वो सामने लाना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऑब्जेक्टिव इस चर्चा का यही था कि भाई कोई खबर, कोई हेडलाइन कैसे बनता है, उसके बनने की पीछे की कहानी। क्योंकि अखबार में आप सुबह हेडलाइन पढ़ लेते हैं, स्टोरी पढ़ लेते हैं, और वो कैसे बनी, उसका प्रोसेस क्या था और उसके पीछे क्या सोच थी, वो जानना बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है कई बार। बहुत बहुत धन्यवाद।